पीटीआई के एक दिन में दो अच्छी और एक बुरी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैरियन वाइट केस में बानी पीटीआई इमरान खान की नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई की मुबैना बेटी टैरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजोता थे जिन्होंने दलाइल दिए। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है और अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में नामालूम अफराद के हमले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जख्मी हो गए। रऊफ हसन G7 मरकज में एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर निकले तो बाहर नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया। हमले में जो पीटीआई के तर्जुमान हैं उनके चेहरे पर जख्म आए। रऊफ हसन को निजी टीवी के दफ्तर के बाहर ब्लेड मारा गया, ब्लेड से यह हमला किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 4 की तादाद में थे जिन्होंने किसी चीज से रऊफ हसन पर वार किए और उनसे छीना झपटी भी की और कोशिश की और लोगों के जमा होने पर वो फिर फरार हो गए। तीसरे मामले पर आते हैं। तीसरा मामला यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं। कोट लखपत में मौजूद थे और वहाँ से वो घर पहुँच चुके हैं। फारूकी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये एक अच्छी खबर है पीटीआई के लिए, बल्कि 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो टैरियन वाला जो केस है नाअहली वाला वो ख़त्म हो गया, दरखास्त खारिज होगी, और दूसरा चौधरी परवेज़ इलाही का। लेकिन सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि रऊफ हसन पे जो हमला हुआ है ये हमला क्या था, क्यों, क्या कोई प्लान था? क्योंकि जो एक हमने मंजर देखा उससे तो ये लग रहा था कि स्पेशली टारगेट किया गया है रऊफ हसन साहब को। देखिए, बड़ा एक पुरस्कार सा वाक़या है और इसके अंदर मज़ीद पुरस्कारियत ये भी आ जाती है कि जो अब तक की जो ख़बरें हैं, अब तक की जो ख़बरें हैं, अभी कुछ देर के बाद क्या हो कि पीटीआई ने अभी तक इस हवाले से कोई एफआईआर के अंदराज के लिए कहीं रुजू नहीं किया। और ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अब पीटीआई वाले ही कैसे बता सकते हैं। लेकिन यह है कि उसकी अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसमें देखा गया है कि 3-4 लोग जो हैं वो उन्हें इस तरह से उन पर हमलावर हुए हैं और वो बड़ी अफसोसनाक और बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। ख़ुद हुकूमत की तरफ से भी इसकी मज़म्मत की गई है और कहा गया कि इसका हवाले से पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। ठीक, इसमें कुछ कई बातें हैं, मसलन ख़ुद पीटीआई के अंदर जो है वो एक इख्तलाफात जो है वो भी हम देखते हैं कि रहनुमाओं के अंदर बहुत ज़्यादा एक इंटरनल पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। दूसरा, रऊफ हसन, पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि रऊफ हसन जो हैं वो चूँकि बहुत खुलकर पार्टी पॉलिसी बयान कर रहे थे तो उस पर उन पर शायद किसी तरफ से ये उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की गई है। बहरहाल पार्टी के अंदर अपने लोगों पर भी कुछ इल्जामात लग रहे हैं, कुछ ग्रुप्स में बात भी हो रही है, कुछ ऐसे है लेकिन ये कंफर्म नहीं है। सो इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है जब तक शुरू नहीं होती, और ख़ुद जैसे मैंने बताया कि ख़ुद पीटीआई भी इसमें एफआईआर के अंदराज की मरहले की तरफ नहीं बढ़ रही, तो पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही, इसकी क्या वजह है ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक, तो मेहतू साहब से भी जान लेते हैं। मेहतू साहब, अभी फारूकी साहब ने कहा कि एफआईआर अभी तक नहीं करवाई गई, आपको क्या रीजंस लग रही हैं? देखिए, एफआईआर वो पहला डॉक्यूमेंट होगा जो ये बताएगा कि असल वाकया क्या हुआ है, और ये एफआईआर दर्ज होगी रऊफ हसन के या उनकी पार्टी के या उसके किसी नुमाइंदे की दरख्वास्त पे। वो दरख्वास्त सामने आने तक तो फारूकी साहब सही कह रहे हैं कि हम कोई इतनी चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन जो अब तक की इस्लामाबाद के हल्के जो हैं जो वहाँ पे जो खबरें उड़ रही हैं वो ये हैं कि पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफ है। उनका भी एक बड़ा लीडर जो पिछले दिनों पहले उसको कहीं नामजद किया गया किसी ओहदे के लिए, बाद में हटा दिया गया, तो वो उनका नाम भी लिया जा रहा है। मैं नहीं ले सकता, नया डेफेमेशन लॉ आ गया, इसलिए बच बचा के चलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जैसा हमला हुआ है रऊफ हसन साहब पे, वो ये नज़र आ रहा है कि वो कुछ ख्वाजा सरार टाइप लोग हैं जो फुटेज में नज़र आ रहे हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो यही बता रहे हैं। आपको याद होगा इसी किस्म का हमला एक सहाफ़ी सीनियर समी इब्राहिम पे भी इस्लामाबाद में हुआ था, जिससे वो बच के भागे थे आगे और वो पीछे भागे थे, तो उन्होंने इस बात का बड़ा वावेला मचाया। पता नहीं वो केस अब किस स्टेज पे है, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जमात जिसकी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में नुमाइंदगी मौजूद है, उसके मरकजी सेंट्रल तर्जुमान को इस तरह से पकड़ना और 4 बंदों का उसको घेर लेना, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। और
थाना अपारा की पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और उन्होंने उनको बचाया भी और फिर उसी निजी चैनल के अंदर दफ्तर के अंदर तक पहुँचाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI को इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि वो FIR की दरख्वास्त भी ना दे। यानी ये असल इन्वेस्टिगेशन से भागने की एक कोशिश होती है। दो तरह के केस होते हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं होती। या तो एक पार्टी जिसके ऊपर अटैक किया जाता है वो कहती है कि मैंने थाने में नहीं जाना है, मैंने बदला लेना है, मैं इनको इसी तरह से निपटूंगा। अच्छा। तो वो फिर दरख्वास्त नहीं देते थाने में। ये पंजाबी फिल्मों में कभी हुआ करता था। लेकिन दूसरी पार्टी इसलिए दरख्वास्त नहीं देती कि शायद मुझ पर दोबारा हमला ना हो जाए। एक डरपोक या मतलब के कमज़ोर लोग ये भी करते हैं कि मुकदमा ये तो वाक़या हो गया, आइंदा ना हो, इसलिए दरख्वास्त नहीं देते कि कहीं दोबारा अटैक ना हो। तो अगर PTI ये तगड़ी जमात है, वो कहते हैं कि हम तो हर तरह लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, तो ये पहली बॉल तक तो लड़े ना, FIR की दरख्वास्त तो दें। ठीक, यानी एक खौफ का मामला हो सकता है और एक बदले का मामला हो सकता है जिसकी वजह से FIR जो है वो दर्ज नहीं कराएगी। फारूकी साहब, एक अगर हम इसको थोड़ा सा जनरली लें कि अदम बर्दाश्त का जो एक रवैया हम देख रहे हैं माशरे में जो पनप रहा है, इस पर आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? देखें, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। ये अभी ये रऊफ़ हसन हुए हैं और इससे पहले जैसे मेतू साहब ने भी जिक्र किया कि समी इब्राहिम थे, फिर पिछले दौर में अबसार आलम थे, ठीक है, बतीउल्लाह जान थे। ये इस तरह के जूतागर्दी हो गई, स्याही फेंकने वाला मामला हो गया, फिर हमने गोलियों तक ये मामला पहुंचते हुए देखा। मैं ऐसे वाक़यात का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें पता नहीं चलता कि कौन करके आई है। तो पिछली जब गवर्नमेंट में जब अबसार आलम साहब के ऊपर हुआ था, बतीउल्लाह जान के ऊपर हुआ था, तो उस पर भी पिछली गवर्नमेंट जो थी वो भी सारे पहुंचे हुए थे, इज़ारे यकजहती के लिए पहुंचे हुए थे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो था वो तो मेरा ख्याल है पकड़ा गया था, बंदा पकड़ा गया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल ये घोस्ट किस्म के जो वाक़यात हैं, तो अब मैं देख रहा था कि अभी अता तारड़ जो है वो भी इस पर कर रहे थे और हमारे वज़ीर कानून तारड़ साहब है, सेनेट पर भी बहस हुई है, तो सारे कर रहे थे। इस पर हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए और इस पर कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि ये ऐसे वाक़या जो हैं जो सियासतदानों और सहाफ़ियों के हवाले से ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके अबलाग़ आमा से और सियासत से जिनका ताल्लुक़ है, क्योंकि इनका भी आपस में बाहमी ताल्लुक़ है, ये अवाम की बात करते हैं, प्रो पीपल ये दोनों काम हैं, तो इन पर ये इस तरह से ये क्यों हाथ उठता है और कौन हाथ उठाता है, इस पर मिल बैठकर कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की बनानी चाहिए। इसको बड़ा सीरियसली संजीदा लेना चाहिए। महतू साहब, अगले केस की तरफ हम बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। टेरियन केस में जो इमरान खान की नाअहली की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा रोशनी डालें कि ये दरख्वास्त किन बुनियादों पर खारिज की गई है? देखिए, ये इस बुनियाद पे खारिज हुई होगी, मैंने उस केस को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया। क्या है कि इसका इमरान खान की नाअहली से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए अपने उसमें डिक्लेरेशन में जो इलेक्शन के लिए होता है, तो वो उसको तो वो बेटी मानते ही नहीं ना, वो कहते ही नहीं, तो वो डिक्लेयर क्या करते। यानी इस किस्म की जो बातें हैं वो पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे तो सामने आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी कोई बुनियाद नहीं होती। ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं या बंदे को अगले को प्रेशराइज करने की कोशिश होती है कि हम आपका ये केस भी ले आएंगे। मुझे याद है कि जब इमरान खान जो है इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त भी इस केस का बड़ा जिक्र हुआ था और ये कहा गया था कि जब मौका मिला तो इसको जो है वो हवा दी जाएगी, और आज हम इसको देख रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने देखा उनकी जो मुबैना उनकी जो वाइफ है, जो टैरियन की वालदा है, वो उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान भी शायद एक बार वो आई, लेकिन वो बैरून मुल्क तो उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि ये इमरान खान की बेटी हैं। तो अब इमरान खान इसको तस्लीम नहीं करते, हालांकि ये बात अब रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने उनको गार्डियनशिप दी थी, गार्डियनशिप दी है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप किसी को एक केस से निकालेंगे, दूसरे में, फिर तीसरे, चौथे, पाँच में, जब तक वो तस्लीम नहीं कर लेगा कि वो गलत है। ठीक हो गया। फारूकी साहब, वक्त कम है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। कैसा फैसला है? ये आखिरी केस था, ये उन पर ये बड़ा आज के जो बड़े फैसले हैं उनमें से बड़ा फैसला है, बड़ा वाक़या है। चौधरी परवेज़ इलाही तकरीबन 11 माह और 20 दिन के बाद जो है वो रिहा हुए हैं और पता नहीं इससे पहले इतनी लंबी उनकी जेल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी ज़िंदगी की ये एक बड़ी जो लंबी सज़ाएँ जो हैं उनमें से एक लंबा टेन्योर होगा जेल का। और फिर यह है कि इस जेल ने ये एक बहुत बड़ा वाक़या है उनकी सियासी ज़िंदगी में, और उनकी सियासी ज़िंदगी का भी वो मरहला जब वो एक सीनियर एज में है। इससे पहले थ्रू आउट
उन्होंने अपने भाई, अपने कज़न जो हैं चौधरी शुजात, उनके साथ मिलकर, और बहुत कम लोगों को पता था कि ये कज़न है, चौधरी बरादरान ही कहा जाता था, और ये एक मिसाली किस्म की जोड़ी थी जो सियासत में अपने चमत्कार दिखाती थी। और इसका जो बड़ा था वो उनका आपस में जो आपसी इत्तेहाद था वही एक बड़ा खासा था। लेकिन ये उनकी ये जो जेल और पिछले ये 2-2.5 साल की जो सियासत थी, इसने जहाँ बहुत बड़े वाक़यात हुए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, उसमें एक ये भी, इसका भी एक जो तारीखी जो जोड़ी थी, इसका भी एक इख्तिताम हुआ कि ये जोड़ी भी टूट गई, इसका भी और हाँ, और इसका भी ड्रॉप सीन हुआ। हम तो उनके लिए खैर खा हैं कि वो दोबारा से इकट्ठे हों, और ज़ाहिर है एक फैमिली भी वो एक है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियाँ आपस में हैं, दोनों एक दूसरे के बरादरी निस्बती हैं। तो लेकिन ये तो हम सियासत में देखते हैं ना कि अगर कोई अब रिश्तेदारी, अगर एक जो है वो मुस्लिम लीग नून में है, तो भाई जो है वो आपको नजर आएगा। देखिए इनकी सियासत की स्ट्रेंथ ही ये थी कि ये दोनों मिलकर फैसला करते थे और एक ही फैसला करते थे और एक ही तरफ जाते थे जब भी जाते थे। कब से लेने चौधरी ज़ोहरुल्लाह की डेथ के बाद से लेकर अब तक ये खुद भी एक यानी एक एंटिटी के तौर पर बने। तो आपको लगता है कि इनकी सियासत डैमेज हुई है? इनकी सियासत बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हुई। देखिए फैमिली की जो थी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, और एक फैमिली का एक हिस्सा जो है वो इस दौर में उसने तमाम तर साम्राज्य जो है वो समेटे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई और उनके साहबजादे मोनिस लाई वो और उनकी पूरी फैमिली, उन्हें हर इलेक्शन लूज किया और वो बिल्कुल बैक सीट पर चले गए। ठीक हो गया। ये एक बड़ा डैमेज साबित हुआ इनकी सियासत के लिए रहा। इसमें बड़ी डिबेट भी होती रही कि कहाँ से ये इनकी सियासत, इनकी पूरी सियासत पे बात हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि हम किसी और प्रोग्राम में जो है वो इसको जरूर वक्त देंगे। फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।